हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थी क्लास में आ चुके हैं क्या भाई? अरे आ गए क्या? सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बार प्यार भरा नमस्कार। ठीक है भाई, कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? अरे कौन सा टॉपिक चल रहा था? मेवाड़। मेवाड़ में कहां तक हुआ था? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह में भी कहां तक हुआ था? यहां तक हुआ था। वाओ। बेड़स नदी को अपना क्या बनाया? गंभीरी और बेड़स नदी के मध्य में भाई साहब इस बंदे ने अपना शिविर बनाते हुए अपने युद्ध का मुख्य केंद्र घोषित करा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि मैं भाई साहब कभी भी चित्तौड़ दुर्ग को नहीं जीत सकता, क्योंकि इसका परिकोटा सबसे मजबूत है, सबसे। इसलिए इस बंदे ने सबसे पहले चित्तौड़ दुर्ग की दीवारों को तोड़ने के लिए महाशिला कंठक नाम के यंत्र का प्रयोग किया। अब यह पता कौन महाशिला कंठक क्या होता है नहीं? बाहुबली मूवी देखिए, बाहुबली। अरे देखिए क्या, जिसमें भाई साहब प्रवाह से कितने मोटे मोटे पत्थरों को फेंकता है, दो त्रिपालों को बांध, मतलब त्रिपाल को बांधकर। अरे महा का मतलब होता है बड़ा, शिला का मतलब होता है पत्थर, और कंठक का मतलब होता है फेंकना। अब यार सारी चीज बता दी तुमको, चोरी भी कह रही है कि फेंकना। ये फेंकना नहीं होता, ये बजाना होता है। इस स्टाइल में तो बजाते हैं भाई। तो महाशिला कंठक का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थरों को फेंकना। पहली बार राजस्थान के युद्धों के अंदर महाशिला कंठक का प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग की दीवारों को तोड़ने के लिए किया गया था। काफी नुकसान भी पहुंचाया था, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाया, क्योंकि हमारे राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ना, उसको बोलता है साहसी दुर्ग। साहसी, साहसी कौन है? साहसी, साहसी का मतलब होता है ताकतवर, मतलब वो दुर्ग जिसकी रचना वैसे वीर योद्धाओं के द्वारा तैयार की गई है। किसके द्वारा? हमारे राजस्थान के दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? वाओ। हमारे राजस्थान के दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? 9, 5, 3, 4। अरे बंद करो रे, आगे देखो इधर को। छोड़ गए क्या? एक सेकंड रुकना बेटा, एक मिनट चुप करना। ठीक है ना सर, देख लेना एक बार। हेलो छोरे, देख 2 मिनट मास्टर बाहर क्या निकला, पीछे को मुड़ के देखना शुरू कर देते हैं। क्या बात है। हाँ भैया, तो एक एक लाइन से लिखना शुरू कर देना। कल जो लास्ट में लिखाया था उसमें देखो बेटा, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को पद्मनी के चक्कर में भड़काने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था भाई? राघव चेतन नाम का व्यक्ति था। इसने सबसे पहले भड़काया था किसको? अलाउद्दीन खिलजी, पद्मनी की सुंदरता के बारे में बखान करके। ठीक है भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने भाई साहब जनवरी, कब भाई साहब? जनवरी 1303 में चित्तौड़ के ऊपर क्या करी? चढ़ाई। क्या करी?
कितने महीने तक घेरा रखा, लेकिन फिर भी ध्रुव को जीतने में क्या नहीं मिली, सफलता। क्या नहीं मिली। इस बंदे ने चित्तौड़ की ध्रुव की दीवारों को तोड़ने के लिए सबसे पहले कौन सी यंत्र का प्रयोग करा, महाशिला कंठक। कौन सा, महाशिला कंठक। इस यंत्र का क्या करा इसने, प्रयोग किया, चित्तौड़ की दीवारों को तोड़ा। ये कहानी मैं आपको बता चुका हूं, याद मत रखना, जो मेन बात है उस पर बात करेंगे। रतन सिंह को बंदी बनाकर ले गया। रतन सिंह को बंदी बनाने के बाद में इसने हरमदल में आने के लिए पद्मनी को सूचना दी। पद्मनी ने भाई साहब 1600 पालकियों का क्या करवाया, इंतजाम करवाया। गौरा, बादल, हजारों सैनिक, रावल, रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में वीरगति को क्या हुए, प्राप्त हुए। और इधर को भाई साहब जो इसकी पत्नी थी कौन, पद्मनी, उसने हजारों वीरांगनाओं के नेतृत्व में क्या रच लिया, जोहर रचा। अलाउद्दीन खिलजी एक बार झलक देखना चाहता था इस बंदी की, कि एक बार झलक देख लो, क्योंकि लोगों ने बता रखा था इतनी सुंदर थी कि जब ये पानी पीती थी पानी जैसा तरल पदार्थ कंठ से होकर नजर आता था। अब कोई आदमी इतनी फेंका हो तो सीधी सी बात है, देखवा की तो आओगी इच्छा कि और एक बार तो देखा तो शरीर से कौन जी भाई, गलत है। लास्ट में जाकर के बेचारा पद्मनी ने जोहर ही रच लिया, अलाउद्दीन खिलजी मरी गया, लेकिन एक चीज उसके मन में रह गई, झलक दिखला जा। पण आपको झलक कौन दिखवाई, चेहरा ही नहीं देख पाया मैडम, तभी से तो ना झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। अब यार ने खूब झलक देखने की कोशिश करी, दुर्ग को ऊपर छड़को, जोहर ने रचे, मैं बचा लियूं, लेकिन गए जो पला। तो कितना मुश्किल होता है अपने खुद के शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार त्यागना। गलती से नाखून की जगह अगर अंगली में थोड़ा सा छिरका लग जाए ना, तो अभी आदमी से दर्द सहन नहीं होता। ये तो जीते जी अग्नि में कूदी थी। ये था मेवाड़ का पहला जोहर। कौन सा, मेवाड़ का पहला जोहर। मेवाड़ में टोटल जोहर कितने हुए हैं, कितने हुए हैं, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ये 3 जोहर हुए थे। किसके अंदर, मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ का पहला जोहर, मेवाड़ का सबसे बड़ा जोहर, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। और मेवाड़ का सबसे बड़ा कलंकित जोहर जिसको बोलते हैं वो कौन सा था, 1534 वाला। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। ये तीनों जोहर इसी चक्कर की, इसी जोहर के बाद में तो इसका नाम लगा ही था। सुरेंद्र चौधरी जी, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं बाहर चला गया था। आवाज तो आ रही है ना, तो लिखो एक एक लाइन से एक बार इसमें। अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ आक्रमण के लिए उकसाने वाला, अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ आक्रमण के लिए उकसाने वाला अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ आक्रमण के लिए उकसाने वाला, उकसाने, ठीक है भाई, उकसाने वाला राघव चेतन था। अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाने वाला कौन था, राघव चेतन था। एक लाइन और लिखना कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की दीवारों पर, यह अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की दीवारों को तोड़ने के लिए, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की दीवारों को तोड़ने के लिए महाशिला कंठक का प्रयोग किया, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मजनिक। इसका नाम रखा था इसने, आगे लिख लेना मजनिक। मजनिक नामक यंत्र का प्रयोग किया। महाशिला कंठक के आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मजनिक का प्रयोग किया। लिख ले बेटा। एक लाइन और लिखना कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए, अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए, अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए गौरा, कौन भैया, गौरा, बादल, कौन भाई, बादल, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह और हजारों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। रावल रतन सिंह और हजारों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। लिख लिया। नीचे के लाइन से लिखना कि पद्मनी ने हजारों वीरांगनाओं के नेतृत्व में, पद्मनी ने हजारों वीरांगनाओं के नेतृत्व में
अलाउद्दीन पद्मनी ने हजारों वीरांगनाओं के नेतृत्व में जोहर रचा। क्या रचा भाई? जोहर रचा। लिख लिया? इसमें भी 2 लाइन यार फालतू लिखा दू जोहर में, अंडरलाइन करो जोहर को। जोहर रचा, देखो भाई 4 चीज याद रखना, 1 मिनट सुन लो। जोहर होता क्या है? राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने स्वामित्व की रक्षा करने के लिए उठाया जाने वाला कदम। अपने एक क्वेश्चन आता है काफी बार एग्जाम में कि राजस्थान का पहला जल जोहर कहां हुआ? रणथंभौर दुर्ग। ऑथेंटिक है कि ये बात? प्रमाणित है किसी बुक में? किसी बुक में प्रमाणित नहीं। ये अपनी पनोरमा, दिशा, बिसा, लक्स, दक्ष, बक्स ये आती है ना, इनमें लिखा था राजस्थान का पहला जल जोहर। जोहर होता क्या है? जोहर वो पड़ता है जिसके अंदर स्त्री अपना शरीर का नष्ट और नाबूद तक खत्म कर दे, वो होता है जोहर। जल में कूद कर मरने के बाद आदमी की आत्मा निकल जाती है, शरीर तो सुरक्षित रहता है, उसको बोलते हैं आत्महत्या। क्या बोलते हैं? पद्मला तालाब का वर्णन देते हैं किताबों की। पद्मला तालाब में कूद कर मरने वाली थी कौन? देवल देवी, जिसने रणथंभौर दुर्ग के अंदर जितनी भी कुंवारी कन्याएं थी उसके नेतृत्व में एक दिन पहले आत्महत्या करी थी। इसका भी एक रीजन था सबसे बड़ा। 12 साल की बच्ची क्या नहीं जानती भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर तू चाहता है कि मैं रणथंभौर दुर्ग के पीछे से अगर घेरा हटाऊं तो तुझे तेरी बेटी की शादी मेरे साथ। अब बुढ़ा तू 43 साल को हो गए हो, गलत है भाई। कहीं का जोहर रचेगा? राजस्थान के जोहर की प्रथा होती क्या है? जोहर कहते किसको है? जिसमें शरीर का नष्ट नाबूद खत्म हो जाए। कभी भी ध्यान रखना कि राजस्थान में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहले जोहर हुआ था सिंध के अंदर। मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध करा था किसने? दाहिर की पत्नी ने। भारत में पहला जोहर माना जाता है सिंध वाले को। राजस्थान का पहला जोहर माना जाता है रणथंभौर वाले को। राजस्थान का पहला प्रमाणित जोहर मानते हैं रणथंभौर को। वैसे राजस्थान का पहला जोहर 1299 में जैसलमेर का हुआ था। राजस्थान का सबसे बड़ा ऐतिहासिक जोहर जो कहते हैं ना अपन, वो था कौन सा? 1303 वाला, मेवाड़ का पहला जोहर कहते हैं इसको। जोहर होता क्या है? अब इसको क्या होता है कि अपना ऐसे कह देते हैं पद्मला तालाब में कूद कर जान दी, मान ली भाई जान दे दी, उसके बाद में वो स्त्रियों का सबका क्या करा इन्होंने? कभी भी याद रखना, गर्भवती महिला कभी जोहर नहीं करेगी। गर्भवती महिला ना मरती थी और ना ही गर्भवती महिला को कोई शासक टच हो सकता था। ये हमारे पहले के कानूनों का रूल था, ठीक है। इसमें मरती थी कुंवारी कन्याएं, इसमें मरती थी जो दासी होती थी वो, और मरती थी कौन? राजा की रानियां और उनकी पटरानियां। उनके द्वारा अपने शरीर को जो जलाया जाता था उसको जोहर कहते। राजस्थान का पहला जोहर अगर रणथंभौर का माना जाए, जल जोहर, हाँ, तो फिर बताओ गागरण दुर्ग का जोहर क्या मानोगे आप? गागरण दुर्ग का जोहर क्या मानोगे? वो भी तो जल जोहर ही है हमारा, फिर उसको क्या मानोगे? राजस्थान का दूसरा जल जोहर। चल ही रहा है। हाई कोर्ट एम्प्लॉइज की 12.5% रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं? भैया मैं तो कह रहा हूं ना मिले तो बढ़िया है, तेरे को क्या रिजर्वेशन, मेहनत कर, लिख ले भाई। तो एक बात याद रखना कि हजारों वीरांगनाओं के नेतृत्व में क्या रचा गया? जोहर। जोहर को अंडरलाइन करके 2 लाइन लिखना है इसमें। पहला जोहर, फर्स्ट जोहर ऑफ इंडिया, फर्स्ट जोहर ऑफ इंडिया, तीर का निशान लगा के लिख लेना, सिंध 712। फर्स्ट जोहर ऑफ राजस्थान, सिंध है बेटा, सिंध में हुआ था 712, 1712 नहीं 712, नहीं वो 1712 लिख रही थी ना, आपने तो 7 ही लिखा है बस, लिख लिया भाई। फर्स्ट जोहर ऑफ राजस्थान, फर्स्ट जोहर ऑफ राजस्थान में लिखो रणथंभौर। कौन सा लिखोगे? रणथंभौर, लिख लिया। 1303 नहीं 1301 इंपॉर्टेंट जोहर ऑफ राजस्थान, इंपॉर्टेंट जोहर, राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जोहर, वो तो आपने लिख लिया ना। फर्स्ट जोहर ऑफ राजस्थान रणथंभौर दुर्ग, लिख लिया 1301। अब लिखो इंपॉर्टेंट जोहर ऑफ राजस्थान, कौन सा लिखोगे? चित्तौड़ 1303, लिख लिया चित्तौड़ 1303। यह मेवाड़ का पहला जोहर था, लिख लो नीचे की लाइन से कि यह मेवाड़ का पहला जोहर था।
यह मेवाड़ का कौन सा जोवर था भाई? पहला जोवर था। कहते हैं कि भाई साहब जैसे पद्मनी के द्वारा जोहर रचा गया, अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि भाई रतन सिंह मारा जा चुका है और पद्मनी भी मारी जा चुकी है, तो ये बंदा आपे से बाहर हो गया। और आपे से बाहर होने के बाद इसने चित्तौड़ के अंदर कत्लेआम करने के क्या दे दिए? आदेश दे दिए। कत्लेआम का जब आदेश दिया गया था तो कुछ ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि इसमें 30,000 जो हिंदू ब्राह्मण थे उनकी क्या कर दी गई थी? हत्या। और उनके कटे हुए जो सिर थे, उन कटे हुए सिरों को जोड़ करके इस बंदे ने चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी के नीचे एक मकबरा बनवाया था। क्या बनवाया था? और उस मकबरा के ऊपर इस बंदे ने एक फारसी भाषा में एक लेख भी लिखवाया था कि जब तक काबा कायम रहेगा, जब तक काबा कायम रहेगा, दुनिया में सिकंदर सानी का राज रहेगा। सिकंदर सानी बोले तो अलाउद्दीन खिलजी। बहुत एक नंबर का, आगे नहीं बोलूंगा, डॉट 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 था बस। ठीक है ना भाई, मैं तो बता रहा हूं भाई क्लियर। तो लिखो नीचे की लाइन से कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध के बाद, अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध के बाद चित्तौड़ दुर्ग की तलहटियों के नीचे, चित्तौड़ दुर्ग की तलहटियों के नीचे चित्तौड़ दुर्ग की तलहटियों के नीचे एक मकबरे का निर्माण करवाया। चित्तौड़ दुर्ग की तलहटियों के नीचे एक मकबरे का क्या करवाया भाई? निर्माण करवाया। एक मकबरे का क्या करवाया? निर्माण करवाया। वी कैन अंडरस्टैंड सर, हम समझ गए सर। वाओ, समझदार बच्चे हो गए आजकल हैं। ठीक है भाई, क्या करवाया? मकबरे का निर्माण। मैटर यहीं पर है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। स्लोगन भी पूछ लेते हैं तो लिखोगे कि स्लोगन लिखाऊं या रहने दूं? नहीं, नहीं पूछता, इतना मैटर कोई नहीं पूछता। ठीक है ना, नीचे की लाइन से लिखो। अलाउद्दीन ने इस युद्ध के बाद इस दुर्ग का नाम बदलकर, अलाउद्दीन ने इस युद्ध के बाद इस दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रखा। क्या रखा भाई? खिजराबाद रखा। इस युद्ध का नाम बदलकर क्या रखा? खिजराबाद रखा। खिजराबाद कौन सा रखा भाई? खिजराबाद रखा, जिसका उल्लेख, जिसका उल्लेख धाईबा पीर, कौन सा भाई? धाईबा पीर नामक दरगाह के शिलालेख में मिलता है। धाईबा पीर नामक दरगाह के शिलालेख में मिलता है। धाईबा पीर नामक दरगाह के शिलालेख में मिलता है। धाईबा पीर नामक दरगाह के शिलालेख में मिलता है। 1303 में जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करी, तो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद चित्तौड़ दुर्ग का पूरा प्रशासन था ये अपने बेटे खिजर खां के हाथों में सौंप कर चला गया। खिजर खां था, उसने वैसे चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बने हुए जितने भी मंदिर थे, उन मंदिर को तुड़वाकर उसके मलबे से इसने भाई साहब क्या बनवाया था? गंभीरी नदी पर एक पुल बनवाया। क्या बनवाया? पुल बनवाया। तो नीचे की लाइन से लिखो कि 1303 के बाद, 1303 के बाद इस दुर्ग का प्रशासन अलाउद्दीन ने खिजर खां के हाथों में सौंपा। अलाउद्दीन ने किसके हाथों में सौंपा भाई? खिजर खां के हाथों में सौंपा। लिख लिया? यह बंदा 1303 से लेकर और 1316 तक इस बंदे ने राज करा था। कहां पर? चित्तौड़ पर। कहते हैं कि 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी मरने वाला था कुछ समय पहले, तो उस समय भाई साहब इस बात की सूचना खिजर खां को चल गई, तो खिजर खां हाथों हाथ मेवाड़ का प्रशासन मूछला मालदेव के हाथों में सौंप करके और यहां से कहां चला गया? दिल्ली चला गया। क्योंकि इसको कुछ भड़काया भी गया था, क्योंकि हमारे गोपीनाथ शर्मा कहते हैं, जीएच ओझा कहते हैं कि भाई मालदेव ने इसको भड़काया था कि अगर तू नहीं गया ना तो तेरा छोटा भाई राजगद्दी पर बैठ जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि बाप अंतिम समय में वही डिसीजन लेता है जो उसके पास में होता है। आज के दिन में भी देख लो ना, बुढ़ापा में जो अपना माई बापन की ज्यादा सेवा करोगे, माई बाप वही सुता ही कर जाएगा, बेटा जितने भी माल माल जो मैं बताऊंगा तो उसी का वह सारो तेल, क्या बाद में भाई लड़ाई कर ले लेगा, कोई आपत्ति कौन, बाकी बता के तो उसको ही जाता है ना।
इसलिए कहते हैं कि और कभी सेवा करो या मत करो, बुढ़ापे में जरूर सेवा करना। यार हल्के में लेते हो तुम। पहले क्या था, एक आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, अब वो जितना कमाता था उतना पैसा वो क्या कर देता था, खर्च कर देता था। 2 छोरा था, दोनों को ब्याह हो गया, और छोरा भी बड़ा बड़ा ऑफिसर। भाई साहब आदमी को टाइम से रोटी कौन दी, बुढ़ापा आ गए। अब वो क्या था, सोने का सिक्का का, तो उसको पता था कि सोने के सिक्के थे इसके पास पहले। अब वह टाइम था कौन, तो वह वैसा भूखे प्यासे एक दिन जा रहे तो गांव का बुढ़ा आदमी ने नहीं भाई तू आया कमजोर क्यों नहीं, यार थिएटर को पैदा भी कराया, पढ़ाया भी, नौकरी भी लगी, लेकिन सब भाई साहब अपना अपना बारे में सोच पर लगा, कोई ध्यान ही कौन दे। लेकिन मैं तेरी पूजा करवा दूं तो नहीं, भाई साहब तू पूजा करवा दे तो तू कहे जो बात पक्का नहीं पक्का। एक आया कर, या तो ले खाड़ी को सिक्को, और जब कमरा में जाओ ना तो गेट तो कर लीजिए बंद, और बाठो ले जाइए एक, ठीक है, और उसके ऊपर पटा कर गिनते रहिए 1 2 3। तो भाई साहब वो बंदा भाई साहब गिनना शुरू कर दिया, पूरी रात गिना मैंने, पूरी रात गिना। तो भाई साहब कानों में लगी जाती, काना पूछी हाल तो डूक रखन घनो धन बच गई। ये चीजों की आवाज आना जरूरी है क्या? उसने कहा नहीं भाई साहब अभी तो पापा जी के पास बहुत धन बच रहा, क्या बात कर रही है, नहीं बिल्कुल वो देख रात की गिन रहे हो। अब भाई साहब वो तो वही आता, दूसरे दिन एटीट्यूड भाई, तुरंत निकला बाठा को दिया हुआ के नीचे, एक वो खाली का सिक्का उठा जेब में पटकर फेरिया कपड़ा, कोई कहे नहीं पापा जी कुछ नहीं बेटा मैं जा रहा हूँ। अब 2-3 दिन को आया भाई साहब, उन्होंने सोची यार रुपया तो गुना भाई साहब, या कहूँ इशू न करो, या कोई कुछ दे जावे, या फिर कहूँ ये जमीन में रह जावे, और कहूँ भाई के ऊपर बना रह जावे तो पप्पा ही हो जावे। अब भाई साहब तीसरा दिन होता है तो भाई साहब सुबह सुबह बहू हलवो बना, खीर बना, जैया ही भाई साहब गेट खोलिया, सामने खड़ी थाली ले, बेटा आज क्या हो गया? नहीं 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 पापा हमको आज एहसास हो गया कि हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है बेटा करनी चाहिए भाई। और मैं भाई साहब बुढ़ापा में खाओ सूत्र 3-4 साल जियो, 3-4 साल जियो तो एक दिन मरवाड़ो से सूझी नहीं बाबा वो धन तो बता दे, नहीं बेटा धन खा दो खाड़ी को सिक्को जो बस हाल तो कोई जेब में पड़ी होगा देख ले कि तू। भाई साहब ऐसे से काम करते तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो आदमी मरने वाले आदमी के बिल्कुल पास होता है ना, उसी का सब कुछ करके जाता है। अलाउद्दीन खिलजी मरने के कगार में था 1316 में, उससे पहले मालदेव ने इसको भड़का दिया कि भाई देख तेरा भाई राजगद्दी पे बैठ जाएगा कुदर का, तू जा, तेरे को कर चाहिए ना यहाँ से चित्तौड़ से, मैं भिजवा दूंगा कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बंदे ने क्या करा, खिजरगाह ने 1316 में चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासन था वो किसके हाथों में दे दिया, मूछला मालदेव। मूछला मालदेव कौन था, सोनगढ़ रियासत का मतलब कि चौहानों का शासक, उसके हाथों में देकर के, और ये बंदा कहां पर आ गया, दिल्ली आ गया। तो नीचे की लाइन से लिखो कि खिजर खान ने 1303 से 1316 तक चित्तौड़ पर शासन किया। खिजर खान ने 1303 से 1316 तक चित्तौड़ पर शासन किया। 1303 से 1316 तक चित्तौड़ पर शासन किया। क्या बना भाई, चित्तौड़ पर शासन किया, लिख लिया। नीचे की लाइन से लिखना कि खिज्जर का इस दुर्ग का प्रशासन खिज्जर का इस दुर्ग का प्रशासन मालदेव के हाथों में सौंपकर, किसके हाथों में भाई, मालदेव के हाथों में सौंपकर दिल्ली आ गए। क्या बेटा, मालदेव सोहनगरा, मालदेव सोहनगरा के हाथों में सौंपकर, मालदेव सोहनगरा के हाथों में सौंपकर दिल्ली आ गया। यह वही मालदेव था जिसके बेटे को मारकर हमीर ने किसकी नींव रखी थी, सिसोदिया वंश की। ठीक है भाई, ठीक लिया यहां तक। इसके बाद हेडिंग में डालना सिसोदिया वंश। कौन सा वंश भैया, खिज्जर खान ने इस दुर्ग का प्रशासन मूछला मालदेव या मालदेव सोहनगरा के हाथों में सौंपकर दिल्ली आ गया। इतना ही लिखना है इसके बाद। और इसके बाद में अगला वंश आया था, वो कौन सा आया था, सिसोदिया। पहले आराम से देख लेना, उसके बाद में उतारना इसको। अरे हमीर देव को छोड़, तो पहले सिसोदिया वंश देख। कौन सा वंश आता है, सिसोदिया वंश। भाई साहब सिसोदिया वंश की जो नींव रखी गई थी, क्या रखी गई थी, वो कहां पर रखी गई थी, सिसोदा ग्राम। कौन सा गांव, अरे कौन सा गांव, सिसोदा ग्राम कहां पर है, उदयपुर। कहां पर है भाई, उदयपुर। क्लियर है। सिसोदा ग्राम में इसकी नींव रखने वाला कौन था, अरे रखने वाला कौन था, राहप। कौन था भाई, बताया था ना मैंने आपको,
इसकी नींव रखने वाला कौन था? राहब के वंशजों में आगे चलकर एक व्यक्ति पैदा हुआ था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। राहब के वंशज में कौन आया था भाई? अरे कौन आया था? लक्ष्मण सिंह। ठीक है भाई। लक्ष्मण सिंह के कितने पुत्र हुए थे? अरे कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे इसके। 7 पुत्रों में से 6 बेटे थे। वो चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ युद्ध करते हुए 1303 में मारे गए। कितने मर गए? 6। बचा कितना? 1 बचा। तो ध्यान रखना, 7 पुत्र थे, 6 मारे गए। कितने मारे गए? कब मारे गए थे? 1303 में। ठीक है भाई। 1 पुत्र जीवित था। कौन? आर सिंह। ठीक है भाई। या फिर आरी सिंह, या फिर अब ज्यादा हनी सिंह मत करो। क्या हो गया रे? कौन था भाई? अजय सिंह। कौन था भाई? इसका बेटा हुआ कौन? इसका पुत्र कौन हुआ भाई? अमीर सिसोदिया। कौन था भाई? अमीर सिसोदिया। और इस बंदे ने रखी थी यहां पर किसकी नींव? तो कहते हैं कि भाई साहब, रावल वंश के समाप्त हो जाने के बाद हमारे मेवाड़ के ऊपर अगला राजवंश आया था। वो आया था कौन था? सिसोदिया वंश की सबसे पहले नींव रखी गई थी सिसोदा ग्राम उदयपुर के अंदर। ठीक है भाई। रण सिंह के पुत्र किसके द्वारा? राहब के द्वारा। किसके द्वारा? राहब का जो वंशज था उनमें से आगे चलकर एक वंश में एक आदमी पैदा हुआ था, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के 6 पुत्र थे, 7 में से 6 पुत्र थे वो 1303 के चित्तौड़ अभियान में मारे गए। उसका एक बेटा जिंदा रहा था, आरी सिंह। कौन रहा था? आरी सिंह, आर सिंह, अजय सिंह, किस भी नाम से जान लो। उसका बेटा हुआ था फिर कौन? अमीर सिसोदिया, जिसने सबसे पहले सन 1326 ईस्वी के अंदर मेवाड़ पर से तुर्की साम्राज्य की स्वतंत्रता को उखाड़कर इसने यहां पर स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी थी। और इसी के द्वारा नींव रखी गई थी किसकी? सिसोदिया वंश की। इसलिए हमीर सिसोदिया को या महाराणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक किसको बोलते हैं? विषम घाटी पंचानन, हिंदुआ सूरज, वीर राजा आदि नामों से जाना जाता है। वो किसको जाना जाता है? अमीर सिसोदिया। ठीक है भाई। एक बार इसको उतारो, फिर मैं आगे दिखाता हूं। फटाफट उतार के एक बार बिना आवाज करे। उतार लियो कि मतलब उतार लो, मैं तो ये कह रहा हूं। आर सिंह का आगे आरी सिंह लिखा है, अजय सिंह लिखा है, आस सिंह लिखा है, सारे नाम है इसके। मेन नाम आपको क्या रखना है इसका याद? आरी सिंह। हरी सिंह मत लिख लेना कोई। लिख लिया बेटा। इसका बेटा हुआ कौन? अमीर सिसोदिया। जब अमीर सिसोदिया राजगद्दी पर बैठा था तो इसके समकालीन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीज देखने को मिलती है। ठीक है भाई। गोपीनाथ शर्मा, सॉरी दशरथ शर्मा और जीएच ओझा बताते हैं कि इसके समकालीन मूछरा मालदेव का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था जैसा। कौन था भाई? जैसा को पराजित करके इसने 1326 में किसकी नींव रखी? सिसोदिया वंश की। तो ये रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बताया जाता है कि इसके समकालीन जो इसका बेटा था किसका? मालदेव का, उसका नाम क्या बताया गया है? बनवीर। क्या बताया गया है? अब कुल मिलाकर रहा कोई भी हो, लेकिन था तो मूछरा मालदेव का वंशज। तो कुल मिलाकर ये याद रखना कि 1326 में मूछरा मालदेव के वंशज को पराजित करके हमीर ने यहां पर कौन से वंश की नींव रखी? सिसोदिया वंश की।
कौन से वंश की? अगर यहां से शिलालेखों में पूछने लग जाए वो कि फलाने शिलालेख के अनुसार इसने किस राजा को पराजित करके नींव रखी, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा राजा था किस शिलालेख के। ठीक है, वो मैं सारी एक जगह ही बता दूंगा। उतार लिया इसको, एक लाइन और लिखो इसमें सिसोदिया में यहीं से। ठीक है, कि इस वंश से पहले मेवाड़ के शासक रावल लगाते थे। इस वंश से पहले मेवाड़ के शासक रावल, कौन सा? रावल लगाते थे। मेवाड़ के शासक क्या लगाते थे भाई? रावल इनकी उपाधि थी, उपाधि। ठीक है ना, रावल शाखा चलती थी। नीचे की लाइन से लिखना, जबकि इस वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे महाराणा लगाना प्रारंभ किया। महाराणा लगाना क्या करा भाई? प्रारंभ किया। लिख लिया भाई, क्या लगाना प्रारंभ किया? एक बात और लिखो कि सिसोदिया वंश की कुलदेवी, कि भाई सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी थी? सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन है भाई? बाण माता। सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी है? बाण माता का प्राचीन मंदिर कहां पर है? ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो उदयपुर। कहां पर है भाई? उदयपुर। अब हेडिंग में डालो महाराणा हम्मीर। कौन सा लिखोगे? महाराणा हम्मीर। कौन सा लिखोगे? ये हो गया रे, अब सारा ही कैंसिल कर दिया मैंने। महाराणा हमीर 1326 से लेकर 64 ईस्वी तक, ये याद रखना है। 1326 से लेकर कब तक? 64 ईस्वी तक शासन करा था किसने? महाराणा हम्मीर ने। उतार बाद में लेना, पहले देख लेना एक बार। देखोगे? देखो भाई, महाराणा हम्मीर में याद रखना सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन सी का? अरे कौन सा वंश? सिसोदिया वंश का संस्थापक। ठीक है भाई, यार ये जल्दी निकल जाते हैं ये भी फास्ट। संस्थापक, ठीक है ना भाई। मूछला मालदेव, कौन सा? मूछला मालदेव के वंशज को, क्या हो रहा है मेरे पास, लिख क्या रहा हूं, लिखाने में क्या रहा है? मूछला मालदेव के वंशज से चित्तौड़ जीता। क्या जीता भाई? ठीक है भाई। 1326 में मेवाड़ पर अधिकार, मेवाड़ पर अधिकार, मेवाड़ पर से तुर्की सत्ता को उखाड़कर फेंकने वाला, उखाड़कर फेंकने वाला कौन था भाई? अरे कौन था? अब कहानी आती है इससे आगे जो काम की है। अब कहते हैं कि भाई साहब हम्मीर ने जब यहां पर नींव रखी थी, क्या रखी थी भाई? नींव रखी थी किसकी? सिसोदिया वंश की। तो उससे पहले चित्तौड़ पर किसका अधिकार था? एक एक चीज देखनी है।
नंबर 1 सबसे पहले बताता है हमको कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन बताता है भाई? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है। दूसरे नंबर पर इसकी जानकारी देता है हमको कौन? जीएच ओझा। कौन देता है? तीसरे नंबर पर जानकारी देता है हमको कौन? गोपीनाथ शर्मा। कौन देता है भाई? गोपीनाथ शर्मा। और चौथे नंबर पर हमको इसकी जानकारी मिलती है कहां से? रणकपुर प्रशस्ति से। कौन सी? रणकपुर प्रशस्ति से। ये चार चीजें आपको याद होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि भाई साहब जब महाराणा हमीर सिसोदिया वंश के सबसे ताकतवर राजा के रूप में उभर कर 1326 में जब राजगद्दी पर बैठे थे, तो इन्होंने सबसे पहले जीएच ओझा मतलब गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसने सबसे पहले चित्तौड़ के शासक कौन था भाई? जैसा। कौन था भाई? जैसा नाम का व्यक्ति था। किसका? मूछला मालदेव का बेटा। उसको पराजित करके इसने किसके ऊपर अधिकार करा था? चित्तौड़ पर। तो भाई साहब डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अमीर ने किसको पराजित करा? क्लियर है? किसको पराजित करा? लेकिन जीएच ओझा भी कहता है कि इसके समकालीन शासक कौन था? जैसा। तो ये दो आदमी तो इसका क्या बताते हैं? जैसा को। जबकि रणकपुर प्रशस्ति के अंदर उल्लेख मिलता है कि इसके समकालीन शासक था वो कौन था? बनवीर। कौन था भाई? इसके आगे लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सा याद रखना कि हमीर के समकालीन मेवाड़ का शासक रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार कौन था? बनवीर। जबकि मतलब डॉक्टर दशरथ शर्मा और जीएच ओझा के अनुसार कौन था? इनको पराजित करके तब अमीर ने यहां पर किसकी नींव रखी थी? सिसोदिया। किसकी नींव? तो ये चार जगह से हमको इसकी क्या मिलती है? जानते हैं। सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन? मूछला मालदेव के वंशज से इसने क्या जीता? भाई साहब 1326 में मेवाड़ पर क्या करा? मेवाड़ पर इससे पहले किसका राज था? तुर्की सत्ता को उखाड़ कर फेंकने वाला मेवाड़ का पहला शासक। अमीर के समकालीन भाई साहब कौन कौन शासक हुआ करते थे, इसकी जानकारी हमको कितनी जगह से मिलती है? नंबर 1 पर कौन देता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अमीर के समकालीन कौन था? जीएच ओझा के अनुसार भी कौन था? और रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार कौन था? जबकि गोपीनाथ शर्मा ने इनमें से किसी का नाम का अंकन नहीं करा। उसने साफ बताया था कि भाई तुर्की सत्ता को उखाड़कर फेंकने के बाद इसने यहां पर क्या करा था? सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। इतना सा बताया, इसमें किसी शासक का नाम नहीं है। इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट क्या कर दिया? खाली छोड़ दिया। एक बार उतार लो। यूं कहा भगवान सौगन आधो घंटों मैं बोलूं, 2 सेकंड में फोटो खींच के काम खत्म। लिख लिया? पहले माइक ऑफ कर। करवाते हैं। उतार लिया क्या? नहीं उतारा? एक बात है यार, गहलोत गेम खेल गो भाई खा। जिंदगी में ही नहीं सोच सकते थे इतना बड़ा गेम खेलेगा। वसुंधरा जी ने पेंशन बंद करी, गहलोत ने शुरू कर देने की। तू देख आगामी 5 साल तो मैं ही रहूंगा यहाँ। मेरे आज सुबह गार्डन में रेस करने गया, भाई सारे बूढ़े आदमी जयपुर के गार्डन में मिले। मैंने अंकल थम कहीं करे जी? हाँ। नहीं भाई साहब 4-5 साल और फालतू जी लिया, कहीं आपत्ति आ रही है? पेंशन बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पहले पेंशन बंद कर दी थी कि गवर्नमेंट जॉब 60 साल की है, उसमें जितना कमा सकते हो उतना कमा लो।
उसके बाद तुम्हारा कोई रोल नहीं है। गहलोत जी ने कल क्या करा, 60 साल के बाद में ये घोषणा कर दी कि 2004 के बाद में लगने वाला कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसको पेंशन भी दी जाएगी। मतलब वो तो वही बात होगी, जीतो आती 1 लाख को, मरियो आती 1.25 लाख को। गलत है भाई। पहले क्या था, गवर्नमेंट वालों से टक्कर ले लेते थे हम कि तू तेरी जिंदगी में कमाओगे ना उतना तुम कमा दे पिया। अब भाई साहब गवर्नमेंट वाला से कहूंगा भाई साहब तुम सर्वोच्च हो। गलती है भाई, गलत है। इसलिए बेटा जबरदस्त मेहनत करना शुरू कर दो, पेंशन मिलेगी बुढ़ापा में घर बैठे। ना बता रहा हूं, कर लो मेहनत एक बार। अब तुम्हारी एज कितनी हुई है, 18, 19, 20 साल, ज्यादा हाईएस्ट तुम 30-31 साल के होंगे बस, है नहीं है। अभी यार उम्र बची है तुम्हारे पास कितनी, 29 साल की नौकरी और 40 साल का बाद को बुढ़ापो, मतलब 50 साल तुम 5 उंगली तुम्हारी घी में रह सकती हैं। गलत है भाई साहब। बच्चों के चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ गई है, पेंशन को नाम सुनता ही। जबरदस्त काम है। चलो लिख लिया क्या, लिखो बेटा हमीर के उपनाम। उपाधियां कि भाई अमीर के द्वारा कौन कौन सी उपाधियां धारण की गई। अरे उपनाम और उपाधियां एक ही बात है, कोई बात को लिख ले। इसको देखो इतिहास में 3 नामों से जानते हैं। देखो बेटा इधर को देख लो एक बार। सबसे पहले वीर राजा, विषम घाटी कहीं करोगे तो जीता कोई ना। तो सबसे पहले नंबर पे वीर राजा। कितना भी ताकतवर शासक क्यों ना हो, इसके सामने हर परिस्थिति का हंसकर मुकाबला करने के कारण इस बंदे को इतिहास में कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है, विषम घाटी पंचानन। तीसरे नंबर पे मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का। चौथे नंबर पर प्रबल हिंदू, प्रबल हिंदू शासक। ये 4 नाम है इसके लाइफ के इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना सबसे पहले इसको वीर राजा जो कहा गया था, वो वीर राजा कौन से में कहा गया था, रसिक प्रिया। जयदेव के द्वारा लिखा हुआ टीका है ये, जिसके अंदर इसको सबसे पहले क्या कहा गया था, विषम घाटी पंचानन। इसको 2 जगह कहा गया है। विषम घाटी पंचानन एक तो इसको कहा गया है रसिक प्रिया के अंदर। किसके अंदर, रसिक प्रिया के अंदर। और दूसरे नंबर पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। एक आता है कौन सा, मेवाड़ का उद्धारक। किसके अंदर कहा गया है इसको, किसके अंदर का है, हमारी गाइडों के अंदर, किताबों में मिलता है इसका नाम। जबकि प्रबल हिंदू शासक कहने वाला इसको कौन था, कर्नल टॉड। कौन था भाई, कर्नल टॉड। इसने इसको क्या कहा था, ये 4 नाम मिलते हैं। एक बात और याद रखना कि इसके समकालीन दिल्ली का शासक, वाह, इसके समकालीन कहां का, दिल्ली का शासक कौन था भाई, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या उतार नहीं रही क्या अभी, कोई बात कौन, तो 2 मिनट और रुक जा। पूरे इतिहास का एकमात्र ऐसा भारतीय राजा जिसको भारत का सबसे बड़ा विद्वान शासक कहते हैं, सबसे बड़ा विद्वान शासक है ये। 11 विषयों का ज्ञाता। कितने विषयों का, आज के दिन में तुम ये एग्रीकल्चर की तैयारी करते हो ना, भारत में सबसे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति यही था। आज जो तुम ये पढ़ते हो ना योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, भारत में सबसे पहले योजना शुरू करने वाला व्यक्ति, योजनाओं का जनक भी कौन था, ये। आज के दिन तुम ये देखते हो ना सपने, काश में अकाउंटेंट होता, फलानी जी की मेरी पोस्टिंग होती, जयपुर में मैं काम करता, इतने रुपए की रिश्वत खाता तो आगे चलकर मैं यहां होता। ये सपने देखते हो ना, ये स्वप्नशील से राजा भी इसी को बोलते थे। इतिहास का सबसे बड़ा विद्वान शासक होने के बावजूद इस बंदे को इतिहास में पागल शासक, सनकी शासक, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, योजनाओं का जनक, विरोधी तत्वों का मिश्रण, 5 नामों से जानते थे। सारे काम उल्टे करें इसकी लाइफ में, कोई काम ढंग को कौन करे। 6 योजना चलाई, 6 की 6 सफल।
पहली योजना चलाई ऐसा पोलियो, दूसरी योजना चलाई ऐसा पोलियो, दोनों योजनाओं की पूर्ति करने के लिए तीसरी योजना चलाई, वह भी असफल होगी। इसलिए इसको बोलते थे पागल। सनकी एक कहावत सुन, रुक जा मैडम, सनकी में सुना है कभी? सुनो सबकी करो मन की, सुना है क्या? सुनो सबकी करो, वो ये करता था। दरबार में बैठ गया, विद्वानों को पूछता था, भाई मैं ये योजना शुरू करना चाह रहा हूं, अगर कोई ने गद्दी साहब अभी उचित समय नहीं है, पक्का करूंगा। सर कल तक देखते हैं, नहीं आज ही करूंगा। सर शाम तक तो देख लें, खड़ा हो, स्टार्ट करिए काम। इतना दिल्ली को उजाड़ के रख दिया था इसने। पहला बंदा था इतिहास का जिसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद महाराष्ट्र बनाई थी। 1327 में राजधानी परिवर्तन करने से पहले 4 लाइन सड़क बनवा दी इसने दिल्ली से दौलताबाद के बीच। लोगों को जाने के लिए प्रत्येक मील 1.5 मील के ऊपर रहने, खाने, पीने, नहाने, धोने, सोने की व्यवस्था करवा दी। 1327 में राजधानी परिवर्तित करी, 6 साल बाद 1333 में जनता चीजों कहां पहुंची? दौलताबाद। 6 साल लग गए दिल्ली से दौलताबाद जावा। और वहां जाते ही कह रहे नहीं कि मैं तो मजाक कर रहा था, अब उनको वापिस चलना है कहां? दिल्ली। दिमाग खराब है, जिंदगी का 12 साल खराब कर रहा। इस चक्कर में जनता ने इसको क्या काटी थी? गाली। अब ये गाली काटता था तो गाली कोई सहन नहीं कर सकता था, इसलिए जब भी ये किसी आदमी को करता था तो शरीर के निचले अंग, पैर के अंगूठे से काटना शुरू करता था। गूंठो काटियो, मिर्ची लगाई, फिर काटियो, लू लग। देख लड़कियां कैसे मुंह पर गए, ऐसे क्या बेटा सब्जी बनाते समय कटती नहीं है क्या? तो वो वाला सिस्टम था। इसीलिए ये खून देख के बड़ा प्रसन्न होता था, इसलिए इसको बोलते थे रक्त पिपासु। काफी बार एग्जाम में कहावत भी आता है कि बदायूं ने किस इतिहासकार के बारे में, मतलब कि बदायूं ने किस राजा के बारे में कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिलती। जनता या सु दुखी या जनता सु दुखी, दोनों को मुक्ति मिली थी, वो इसी राजा के बारे में कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम था इस बंदे का। क्या था कि ये बंदा मेवाड़ पर करना चाहता था क्या? अधिकार। इस बंदे ने भाई साहब दिल्ली से अपनी सेना उठाई और सेना उठाकर इसने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? अमीर के ऊपर। अमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था। कौन सा था? सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। ध्यान से सुनना, सिंगोली का युद्ध जीता कौन था? ठीक है भाई। इस युद्ध में परिणाम क्या रहा? हमीर विजयी। क्या रहा था भाई? और हमीर ने जैसे ये युद्ध जीता, ठीक है भाई, तो हाथों हाथ इस बंदे ने इस युद्ध को जीतने के बाद मेवाड़ के ऊपर से हिंदुओं से जो तीर्थ यात्रा कर वसूला जाता था उस कर को क्या करवा दिया इसने? समाप्त। सबसे पहले मेवाड़ के ऊपर से तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवाने वाला पहला मेवाड़ का शासक कौन था? तो इतना सौ उतारी। इसकी उपाधियों में 4 उपाधियां हैं, मेन रूप से 3 है। वीर राजा की उपाधि रसिक प्रिया में मिलता है, विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ में। मेवाड़ की अगर बात करी जाए, मेवाड़ का उद्धारक इसको किसने कहा नहीं था? प्रबल हिंदू शासक इसको कहने वाला कर्नल टोर था। इसके समकालीन दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर के मध्य सिंगोली का युद्ध हुआ। जैसे ही हमीर ने इस युद्ध को जीता, मेवाड़ पर से तीर्थ यात्रा कर को क्या करवा दिया? समाप्त करवा दिया। उतार करो इसको। बेटा कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं, नो डाउट। लिख लिया भाई? एक लिख लिया क्या? एक लाइन और लिखो। ज्यादा बड़ा तो नहीं है ना, मैं तो नॉर्मली है, आराम से मैन चीज। हाँ, तीर्थकर 1326 का सिंगोली का युद्ध। मैं क्या बोल रहा हूं? और मैंने क्या बोला है? बस तो फिर मैं इतनी देर से सुना ही रहा हूं, 1 घंटा हो गया, 52-53 मिनट हो गई यार सुनाता सुनाता। मैं बता रहा हूं ना, एक सेकंड लिख तो ले। नीचे के लाइन से लिखो कि सिंगोली के युद्ध के समय, सिंगोली के युद्ध के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने, नहीं, सिंगोली के युद्ध के समय हमीर ने अपना प्रशासनिक केंद्र खैरवाड़ा बनाया।
अपना प्रशासनिक केंद्र कौन सा बनाया भाई? खैरवाड़ा बनाया। खैरवाड़ा उदयपुर। खैरवाड़ा उदयपुर उस तरफ चला गया, ये सिंगोली एमपी वाला था यार, क्योंकि सिंगोली एमपी में भी है ना नीमच के बाद। फिलहाल में ये टॉपिक पूरा करवा दोगे? अरे मैंने तुमको क्रांति पढ़ाई जब क्या बताई थी कि नीमच तक का क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत आता था। युद्ध के बाद इसने अपना प्रशासनिक केंद्र खैरवाड़ा बनाया। हाँ, युद्ध के समय मतलब युद्ध के बाद, मतलब कि युद्ध के बाद इसने अपना प्रशासनिक केंद्र कौन सा बनाया? खैरवाड़ा बनाया। भगवान की सौगंध 4 किताबें पढ़ के आते और यहां करके मेरे को कंफ्यूज करके रख देते। कल मेरा भाई कह रहा है शिलालेख तोड़ तोड़ के पुल बनाए। फिलहाल एक बार इन बच्चों को पढ़ लेने तो टॉपिक करो। देख सब बच्चे तेरी तरफ झांक रहे हैं, टोपी वाले। मिस्त्री था इसका। आगे लिखो भाई, एक लाइन और लिखो बेटा। बेटा मैंने बताया कि सिंगोली के युद्ध के बाद हमीर ने अपना प्रशासनिक केंद्र खैरवाड़ा बनाया। कौन सा बनाया? खैरवाड़ा बनाया। हमीर ने अपना प्रशासनिक केंद्र कौन सा बनाया? खैरवाड़ा। एक लाइन और लिखो। हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया। हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से केलवाड़ा को, किसको भाई? केलवाड़ा को अपना केंद्र बनाया। केलवाड़ा को अपना क्या बनाया? केंद्र बनाया। पूरी कहानी में 2 ही लाइन याद रखनी है जो काम की है। देख लो भैया, मेन चीज। सिसोदिया वंश का संस्थापक जो आएगा, सिसोदिया वंश का संस्थापक, मेवाड़ का उद्धारक, वीर राजा, विषमघाटी पंचानन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं पूछता। सिर्फ इतनी सी याद रखना आपको कि सिर्फ और सिर्फ इसने मूछला मालदेव के वंशज से सबसे पहले चित्तौड़ को जीता। अगर इसमें ज्यादा डिटेल में जाएगा तो आपको याद रखनी है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा जी.एच. ओझा के अनुसार वहां का शासक कौन था, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार वहां का शासक कौन था। एक लाइन ये याद रखनी है कि इसके समकालीन दिल्ली सल्तनत का राजा मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर के मध्य सिंगोली का युद्ध लड़ा गया। सिंगोली के युद्ध को जैसे ही इसने जीता, हमीर ने इसने हाथों हाथ मेवाड़ पर से तीर्थ यात्रा कर क्या करवा दिया? समाप्त। अगला क्वेश्चन इसी में एक चीज और याद रखोगे कि सिंगोली के युद्ध के बाद इसने अपना मुख्य प्रशासनिक केंद्र स्थापित करा था। वो करा था कौन सा? खैरवाड़ा। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने अपना जो मेन केंद्र बनाया था वो बनाया था कौन सा? केलवाड़ा। खैरवाड़ा और केलवाड़ा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, और खैरवाड़ा क्षेत्र वो केलवाड़ा भी उदयपुर का ही है। केलवाड़ा भी कहां का है? उदयपुर का। इसके बाद में राजगद्दी पर बैठने वाला राजा हुआ था, वो हुआ था महाराणा क्षेत्र सिंह। कौन हुआ था? तो हेडिंग में लिखो महाराणा क्षेत्र सिंह। ये क्या आ गया? या फिर खेता। 1364 से 1382 तक, 1364 से लेकर 82 तक, 1364 से 82। पहले तो ये बताओ तुम, रुक जा रहे एक बार, बंद कर लो।